हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के बारे में, या आप बोल सकते हैं हाइडल पावर प्लांट्स के बारे में। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में। देखा था कि किस तरीके से हम हीट को यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराने के लिए। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एक और मेथड जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। तो इस सेशन का टारगेट हो गया है सेट कि इस सेशन के एंड तक हमें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये हाइड्रो पावर प्लांट्स या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स क्या होते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। अब देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। पावर प्लांट्स क्या होते हैं भाई? पावर प्लांट्स ऐसी जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब कैसे हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन? तो ये जो वर्ड है ना हमारा हाइड्रो, इसी वर्ड से हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। हाइड्रो वर्ड क्या बताता है भाई? हाइड्रो वर्ड बताता है यहाँ पे पानी, यानी कि ऐसे पावर प्लांट्स जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। किसके थ्रू? पानी के थ्रू। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट या फिर हाइडल पावर प्लांट्स। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि जितने भी हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं ना, उनकी जान कौन है? तो उनके जान है डैम्स। यानी कि कभी भी आपको अगर आइडिया है ना कि चलो एक हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाते हैं, तो उस प्लांट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा एक डैम, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बांध कहते हैं। अब जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। हिंदी में डैम को हम क्या बोलते हैं? बांध बोलते हैं। ये बांध या डैम करता क्या है? ये एग्जैक्टली वही काम करता है जो कि इसका नाम बता रहा है। ये पानी को बांध देता है। कौन सा पानी? तो भाई हम सबको पता है कि डैम्स कहाँ बनाए जाते हैं? नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं, रिवर्स पे बनाए जाते हैं। तो ये डैम्स क्या करेंगे? ये नदियों के पानी को बांध देंगे, ठीक है। और बांधने के कारण होता क्या है? आपने बोला कि चलो हमने डैम्स बना दिए, डैम्स ने क्या किया? नदियों के पानी को बांध लिया। लेकिन इस बंधे हुए पानी का हम करेंगे क्या? तो भाई बंधे हुए पानी का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, बंधे हुए पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो मैंने अभी तक आपसे क्या बोला है कि जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं उनकी जान कौन है? उनकी जान है ये डैम्स। और जब भी आपको मन करे कि चलो आज हम बनाते हैं हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, तो उस प्लांट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा डैम। डैम क्या करते हैं भाई? डैम बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर, और ये जो डैम्स हैं ये नदियों का पानी बांध लेते हैं। इस बंधे हुए पानी की फर्दर क्या करते हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करवाने के लिए। कैसे? तो आप सभी को पता है कि भाई बांध बनाए कैसे जाते हैं। सबसे पहले तो जैसे हमने बोला, ये है क्या? हमारी एक नदी, ठीक है। नदी में क्या हो रहा है भाई? नदी में बह रहा है पानी। अब सपोज मुझे इतने एरिया में क्या करना है? डैम बनाना है। तो आप सभी को पता होगा कि भाई डैम जो होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट नहीं करते हैं, वो तो अच्छी तरीके से जमीन में धंसे हुए रहते हैं। तो अगर आपको बहते हुए पानी के ऊपर डैम बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जिस एरिया में, जिस पोर्शन में आपको डैम बनाना है, वहां से पानी को हटाना पड़ेगा। जब तक आप रिवर बेड तक नहीं पहुंच जाओगे, जब तक आप नदी के बॉटम में नहीं पहुंच जाओगे, तब तक आप कोई भी चीज नदी के ऊपर कैसे बना सकते हो? तो हमने क्या बोला कि एक नदी है, नदी के अंदर बह रहा है पानी, और इस पानी के ऊपर मुझे बनाना है डैम इस पर्टिकुलर रीजन में, राइट। तो अब मैं कैसे बनाऊंगी?
सबसे पहले तो इस रीजन को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रीजन का पानी मुझे हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाते हैं भाई, हम यहाँ पे बना देते हैं एक डाइवर्जन। डाइवर्जन मतलब कि एक दूसरा रास्ता बना देते हैं पानी के लिए। अब पानी वैसे कहाँ भरा था, पानी भरा था यहाँ से यहाँ। अब मुझे अगर यहाँ पे डैम बनाना है तो मुझे रिवर बेड तक पहुँचना पड़ेगा, पानी को वहाँ से हटाना पड़ेगा। कैसे हटा सकते हैं, तो हम एक बना देते हैं डाइवर्जन, यानी कि अब पानी यहाँ नहीं, अब पानी कैसे फ्लो होगा, कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। यहाँ से निकलेगा, नए रास्ते तक जाएगा, नए रास्ते से होते हुए पुराने रास्ते में आकर के मिल जाएगा। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, पानी अभी भी फ्लो कर ही रहा है, नदी का पानी अभी भी फ्लो कर ही रहा है, बस हमने उसका रास्ता जो है बदल दिया। क्यों बदला, क्योंकि उसका जो पुराना वाला रास्ता था ना, वहां पे हमें क्या बनाना है, डैम बनाना है। ठीक है, तो भाई ये आपके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। मैंने आपको क्या बोला कि डैम्स क्या करते हैं, डैम्स बेसिकली पानी को बांधते हैं, पानी को रोकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा, अगर आपके शहरों में या कहीं आसपास डैम अगर आपने देखे हो तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि डैम्स जो है ना बहुत हाइट पे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, और उसी ऊंचाई पे पानी को, नदी के पानी को स्टोर करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हमें पानी को बांधना ही था, नदी के पानी को बांधना ही था, तो इतनी हाइट पे स्टोर करने की क्या ज़रूरत थी भाई। अगर आप रिवर बेड तक पहुंच ही गए थे तो थोड़ा सा और गड्ढा खोद लेते और वहां पे पानी को स्टोर कर लेते, या थोड़ा बहुत ही जो है ना, थोड़ी बहुत ही हाइट पे जो है ना पानी को स्टोर कर लेते। लेकिन इतनी ऊंची हाइट पे स्टोर करने का क्या मतलब बनता है। तो भाई ये जो पानी को जो रोका गया है ना, डैम ने जो पानी को रोका है इतने हाइट पे, उसका एक सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है, पानी को ऊंची हाइट पे रोकने से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है भाई, मैंने आपको बताया था, ये क्लास 9th से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी चीज़ मोशन में होती है उसकी क्या होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर मैं बोलूं कि कोई चीज़ मोशन में नहीं है, जैसे अभी मैं चल रही हूं, तो मेरे पास क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं रुक जाऊंगी तो क्या मैं बोलूंगी कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास अभी भी एक एनर्जी है। चलो खड़े होना क्या, अगर मैं बैठ जाऊं तो क्या मेरे पास कोई एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी। या वो भी छोड़ो, अगर मैं सो जाऊं तो क्या मेरे पास कोई एनर्जी होगी, बिल्कुल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो किसी भी बॉडी के शेप, साइज, ओरिएंटेशन के कारण उसके पास जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अगर पानी फ्लो हो रहा है तो उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, और अगर पानी रुका हुआ है तो उसके पास होने वाली है पोटेंशियल एनर्जी। तो याद करो, क्लास 9th में हमने पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच। ये हो गया मास, ये हो गया ग्रेविटी, और ये क्या हो गया भाई, ये हो गई हाइट। और पूरा खेल किसका है, इसी हाइट का है। मैंने आपको क्या बोला कि जो डैम्स है, डैम्स के अंदर पानी को बांधा जाता है। डैम्स ऊंचे ऊंचे क्यों होते हैं, क्योंकि पानी को हाइट पे, बहुत ऊंचाई पे पानी को स्टोर किया जाता है, पानी को बांधा जाता है। इस ऊंचाई पे पानी को बांधने से क्या होता है भाई, इस ऊंचाई पे पानी को बांधने से पानी की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी इंटू एच। तो जितने हाइट पे आप पानी को रोकोगे उतनी ही ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है ना, m इंटू जी इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे डिपेंड कर रही है। तो जितने हाइट पे आपने पानी को स्टोर किया, उस पानी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है भाई, उतनी ही ज्यादा होने वाली है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, इनके की फीचर्स क्या है भाई, तो पहला की फीचर ये है कि अगर आपने डैम नहीं बनाया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में तो फिर इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट नहीं कर पाओगे। जो जान होती है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स की, वो क्या होते हैं भाई, ये डैम्स ही होते हैं। तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा डैम।
डैम कैसे बनाओगे? नदियों के पानी को स्टोर करोगे, नदियों के ऊपर बनते हैं डैम्स, और ये डैम्स क्या करते हैं? नदी का पानी स्टोर करते हैं, बांधते हैं। कैसे बांधते हैं? हाइट पे बांधते हैं, ताकि इस हाइट के कारण जो रुका हुआ पानी है, जो बंधा हुआ पानी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाए। अब ये इस इंक्रीज्ड पोटेंशियल एनर्जी का होता क्या है? अब बारी आती है इस चीज को समझने की। मैंने आपको बताया ना कि पोटेंशियल एनर्जी पानी की क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। अब इस इंक्रीज्ड पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, ये हम देखते हैं। देखो इधर, यहाँ पे क्या बना हुआ है भाई? एक डैम बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है अलग सा एक छोटा सा सेटअप। इस सेटअप में क्या है भाई? यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? एक टरबाइन, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एक टरबाइन प्रेजेंट है। और इस टरबाइन से कौन लगा हुआ है भाई? इस टरबाइन से लगा हुआ है हमारा जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। किसके कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है भाई? ये प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ईएमआई वाले पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। देखो, जो भी टाइप का हम मेथड पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये वाली चीज जो है ना, ये तो आपको कॉमन ही दिखने वाली है। थर्मल पावर प्लांट्स के केस में भी हमने यही पढ़ा था कि किस तरीके हमने सबसे पहले देखा था कि हम स्टीम बनाते हैं। ये स्टीम कहाँ जाती है? टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर जाती है। टरबाइन क्या करने लगता है? घूमने लगता है, ठीक है, और टरबाइन के घूमने के कारण जनरेटर की जो आर्मेचर कॉइल है वो भी क्या करने लगती है? रोटेट करने लगती है। इसी रोटेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल आता है और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। तो ये वाली जो चीज है ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी एक लगा है टरबाइन, टरबाइन के साथ कनेक्टेड है कौन? जनरेटर, जनरेटर की आर्मेचर कॉइल। तो जैसे ही टरबाइन घूमेगा, जनरेटर की जो आर्मेचर कॉइल है वो रोटेट करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल आएगा और जनरेटर क्या करने लगेगा? फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? डिफरेंस है इस टरबाइन को घुमाने वाली चीज। थर्मल पावर प्लांट्स में हम हाई प्रेशर स्टीम डालते थे टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर, जिसके कारण टरबाइन की ब्लेड्स घूमने लगती थी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है भाई? इस केस में हमारे डैम्स में जो बंधा हुआ पानी है उसको डाला जाता है, ठीक है। डैम्स के अंदर जो स्टोर्ड पानी है, जो बंधा हुआ पानी है, उस पानी को कहाँ डाला जाता है? टरबाइन्स की ब्लेड के ऊपर डाला जाता है, जिसके कारण टरबाइन घूमने लगती है। कैसे घूमने लगती है भाई? एक चीज और बात है यहाँ पे कि जो टरबाइन है ना, ये अभी तो आपको इतनी सी दिख रही है, एक्चुअली में ये टरबाइन एक बहुत ही बड़ी हैवी मशीनरी होती है। अब अगर आप उसको एक फिंगर से जाकर के पुश करोगे तो वो टरबाइन तो घूमने से रही, और अगर आपने अपनी वाटर बॉटल का पानी डाल दिया टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर, और अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारी वाटर बॉटल के पानी से टरबाइन घूमने लगेगा, तो ये भी बिल्कुल गलत है। टरबाइन एक बहुत बड़ी हैवी मशीनरी होती है, तो उसको चलाने के लिए हमारी एक फिंगर या हमारी वाटर बॉटल का पानी काम नहीं आ सकता। अगर टरबाइन को घुमाना है ना, तो आपको टरबाइन के ऊपर किसी चीज को जोर से मारना पड़ेगा। जब आप जोर से मारोगे तब जाकर के क्या होगा? टरबाइन की ब्लेड्स गोल गोल घूमेंगी। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो जोर से आकर के टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कर रही है? तो वो है हमारे डैम्स का रुका हुआ या बंधा हुआ पानी। मैंने आपको बताया है अभी कि डैम के अंदर जो पानी होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होती है, क्योंकि आपने हाइट पे डैम्स को बनाया है, हाइट पे आपने डैम्स के अंदर पानी को स्टोर करके रखा हुआ है। तो जैसे ही क्या होता है, डैम के अंदर का पानी रिलीज होता है, रिलीज करवाया जाता है, तो जो कि पानी की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जैसे ही पानी फ्लो होगा उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? अब काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, रुके हुए पानी की, बंधे हुए पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ही पानी बहने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी पानी की कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। अब जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा क्या होने वाली है? काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। तो पानी क्या होगा? पानी हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड के साथ जो है डैम से बाहर आएगा। जितनी ज्यादा पानी की वेलोसिटी होगी
उतने ही प्रेशर के साथ क्या होगा, ये टरबाइन को जाके स्ट्राइक करेगा, टरबाइन को जाकर हिट करेगा। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि टरबाइन जो है एक बहुत ही बड़ी हैवी मशीनरी होती है। उसको अगर आप उसके ऊपर अगर आप अपनी वाटर बॉटल का पानी जाकर के उड़ेलोगे तो कुछ नहीं होने वाला। टरबाइन को रोटेट करने के लिए कोई एक चीज चाहिए है जो बहुत तेजी, बहुत जोर से आकर के स्ट्राइक करे। तो ये जो जोर है, ये जो प्रेशर है, ये कौन देने वाला है, ये देने वाला है हाई काइनेटिक एनर्जी वाला पानी, है ना। टरबाइन की ब्लेड्स को घुमाने के लिए कोई एक चीज चाहिए जो कि प्रेशर से आकर के, जोर से आकर के टरबाइन को हिट करे, उसको स्ट्राइक करे। तो ये जोर कौन देगा, ये जोर देगा हाई काइनेटिक एनर्जी वाला पानी। और पानी की काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज हो सकती है, अगर आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दो। अगर आप पानी को हाई हाइट पे, ठीक है ना, ज्यादा हाइट पे अगर आप पानी को स्टोर करोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे ही आप उस हाइट पे रुके हुए पानी को बहाने की कोशिश करोगे, बहाओगे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि अब जो आपका पानी बह रहा है वो कैसा होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी वाला। क्यों? क्योंकि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बाकी का प्रोसेस तो आपको पता ही है क्या होता है भाई। फर्दर हम बोलते हैं कि अब पानी आया, हाई काइनेटिक एनर्जी वाला पानी आया, उसने टरबाइन की ब्लेड्स को क्या किया, बहुत ही प्रेशर के साथ स्ट्राइक किया। टरबाइन की ब्लेड्स अब रोटेट होने लगी, उससे कनेक्टेड जनरेटर का जो आर्मेचर कॉइल है वो भी क्या करने लगी, घूमने लगी। इस रोटेशन के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल स्टैब्लिश हो जाता है, जिसकी हेल्प से हमारा जो जनरेटर है, ये जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी बना लेगा और फिर फर्दर इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन लाइंस की हेल्प से ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। बस इतना सा है ये छोटा सा हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का प्रिंसिपल। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमने थर्मल पावर प्लांट्स के केस में देखा था कि कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो क्या ये जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं इनके कुछ एडवांटेजेस या कुछ डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे? तो बिल्कुल होंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो सकता है, खुद दिमाग लगाओ। मैंने आपको बताया था कि थर्मल पावर प्लांट में एक बड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। क्या डिसएडवांटेज होता है कि भाई वहां पे ना फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है। इस बर्निंग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाती है। लेकिन अगर मैं इस प्लांट की बात करूं तो क्या किसी भी लेवल पे आपको फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होते हुए दिख रही है? क्या कहीं भी आपको दिख रहा है कि हमने कोल, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह कहीं भी हमने जलाया है? कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये कैसा होता है भाई, ये होता है पोल्यूशन फ्री। ठीक है, हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पोल्यूशन फ्री होते हैं। यानी कि इन इलेक्ट्रिक प्लांट्स में किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है। फिर दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज है कि जो हमारे बांध होते हैं ना, ये फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं। भाई आजकल न्यूज़ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, हैदराबाद में देखा है ना कितनी बाढ़ आई हुई है। तो अगर ऐसा कोई एरिया है, ऐसा कोई रीजन है जो कि नदी के पास है और उस नदी का पानी का लेवल जो है काफ़ी अच्छा रहता है, तो अगर कभी क्या हुआ, बहुत ज़ोर से बारिश हो गई, हैवी रेन्स हो गई, तो क्या होगा, नदी का पानी का लेवल बढ़ेगा और आसपास के उस एरिया तक पहुंच जाएगा। तो आसपास के एरिया में क्या होता है, हो सकता है कि खेत खलियान हो सकता है लोग रह रहे हो, रेसिडेंशियल एरिया हो, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो अगर ऐसी नदियों में बांध बना दिया जाएगा तो फ्लड्स या जो बाढ़ की जो सिचुएशंस होती हैं वो कंट्रोल में रह सकते हैं। तो फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए डैम्स बनाए जा सकते हैं। और इसके बाद में अगर मैं एक मेजर एडवांटेज की बात करूं तो ये क्या होने वाला है भाई, ये होगा कि हमारा ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ना, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। कैसे भाई, यहाँ पे फ्यूल क्या लग रहा है,
जो हमारा पावर प्लांट है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो किसके हेल्प से करवा रहे हैं? नदी के पानी के हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब भाई ये जो नदी का पानी है ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स की जैसा तो है नहीं कि कई साल ले रहे हैं, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को दोबारा बनने में। ये तो बस चुपचाप नदी का पानी है। हो सकता है कि अगले साल जो भी आप पानी ले रहे हो, नदी का पानी ले रहे हो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाने के लिए, अगले साल जो है बारिश हो जाएगी रेनी सीजन में, और उस बारिश के मौसम में फिर से जो नदी है वो पानी से भर जाएगी। तो ये क्या हो गया भाई? ये हो गया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मेजर एडवांटेज क्या होने वाला है इन पावर प्लांट्स का कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो फ्यूल लग रहा है, जो पानी लग रहा है, वो रिन्यू हो सकता है। और देखा जाए तो हर साल रिन्यू हो सकता है। जैसे ही बारिश होगी नदी में पानी का लेवल जो है बढ़ जाएगा, नदी में पानी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं होता है। और इसके बाद में हम बोलते हैं कि बाढ़ जैसी सिचुएशंस को भी कंट्रोल करने के लिए डैम्स जो हैं सक्सेसफुल रहे हैं। इसके अलावा डैम्स की ना, या आप बोल सकते हो कि इन पावर प्लांट्स की जो लाइफ है ना वो काफ़ी अच्छी होती है। यानी कि अगर अच्छे तरीके से बिना किसी गफलत के डैम्स को या पावर प्लांट्स को बनाया गया है तो 50 साल या उससे ज़्यादा साल तक हमारा ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ना ये अच्छे से ऑपरेट किया जा सकता है। तो आप बोल सकते हो कि ये पावर प्लांट जो होते हैं इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, 50 सालों तक तो जो है इनको आराम से यूज़ किया जाता है। और हम बोलते हैं कि इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कैसी होती है, काफ़ी कम होती है। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, इनका जो लाइफ है इन डैम्स की वो अच्छी होती है। इसके बाद में फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सकता है और पोल्यूशन तो बिल्कुल भी कॉज नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। एक और चीज़ है भाई, जिस समय डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं ना, देखो मैं ये बोल रही हूँ कि इनका मेंटेनेंस में जो जाता है, पैसा जाता है वो कम है, लेकिन जब इन्वेस्ट करने की बारी आती है, जब डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने की बारी आती है, उस समय पैसा बहुत लगता है। तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। अगर कायदे से बनाया गया है तो, आपका बांध कमज़ोर ना हो तो मेंटेनेंस कॉस्ट है कम, लेकिन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। भाई डैम जो है ना ये 1-2 दिन या 1-2 महीने में नहीं, कई साल लग जाते हैं बनने में। और इतने सालों तक सोचो कितने ज़्यादा लेबर्स इन्वॉल्व होते होंगे डैम के कंस्ट्रक्शन में या पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन में। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं ना, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है भाई? एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती हैं। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन में काफ़ी साल लगते हैं, 1-2 दिन या 1-2 साल की बात नहीं है, कई साल लग जाते हैं। तो उतने टाइम तक लोगों के पास एक अच्छा जरिया आ जाता है पैसे कमाने का। फाइन, अच्छा ये तो कुछ एडवांटेजेस हुए। अब अगर मैं आपसे बोलूँ डिसएडवांटेजेस क्या होंगे भाई, तो एक मेजर डिसएडवांटेज जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो क्या होगा भाई? फ्लोरा एंड फौना का क्या होने वाला है यहाँ पे? बहुत उनके लिए खतरा होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो नदियाँ जो होती हैं, नदियों के आसपास क्या होते हैं भाई? खेत खलियान होते हैं या जंगल होते हैं। अब ये जो हमारे डैम्स और ये जो पावर प्लांट्स होते हैं ना, ये छोटे से एरिया में नहीं बन सकते। इनको बनाने के लिए बहुत सारा जो है ना एरिया चाहिए होता है, बहुत ज़रूरत होती है बड़े एरिया की, तब जा कर के हमारे जो डैम्स हैं वो नदियों के ऊपर बन पाते हैं। तो आप खुद ही सोचो कि जहाँ पे भी, जिस भी नदी पे डैम बनाना है, जिस भी पोर्शन में बनाना है, जिस भी रीजन में बनाना है, तो उस रीजन में अगर जंगल है या खेत खलियान है, उन सभी खेत खलियान को, जंगल को हटा दिया जाता है। और अगर वहाँ पे खेत खलियान होंगे तो ऑब्वियस सी बात है गांव भी बसे रहते हैं छोटे छोटे, तो पूरे के पूरे कभी कभी गांव खाली करवाने पड़ते हैं एक नदी पे डैम बनवाने के लिए। ठीक है, तो ज़रा ये सोचो कि अगर हम बात कर रहे हैं नदी के पानी में रहने वाले एनिमल्स के बारे में, ठीक है,
पर्टिकुलर नदी में जो जिस भी तरह के प्लांट्स उगते हैं, तो उन पे कितना डैमेज होता होगा। क्यों? क्योंकि आप तो भैया उनका पूरा हैबिटेट ही चेंज कर रहे हो उठा करके, है कि नहीं। तो जब भी डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं नदियों के ऊपर, तो मेजर जो उसका एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि फ्लोरा और फौना को बहुत ज़्यादा जो है डैमेज उठाना पड़ता है, ठीक है। ना सिर्फ पेड़ पौधों को, बल्कि हम बोलते हैं कि लोगों को भी क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेस करवाना पड़ता है। मैंने बताया ना कि कभी कभी पूरे के पूरे गांव ही हटवा दिए जाते हैं। और ये जो डैम कंस्ट्रक्शन है ये बेसिकली करवाता कौन है? सरकार करवाती है। तो सरकार के आगे किसकी चली है? सरकार ने अगर आदेश जारी कर दिया कि भाई इस नदी पे यहाँ पे डैम बनाना है, मतलब बनाना है। अब आसपास कुछ भी हो, खेत हो, खलियान हो, जंगल हो, सबको जो है काट दिया जाता है, सफाई कर दी जाती है और फिर वहाँ पे डैम का कंस्ट्रक्शन होता है। तो फ्लोरा और फौना को तो जो डैमेज होगा सो होगा ही, साथ साथ में हम बोलते हैं कि लोगों को पूरा का पूरा कभी कभी गांव ही क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेस करवाना पड़ता है। तो ये क्या है? ये एक मेजर हम बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स का। फाइन। तो आई होप आज का ये सेशन आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक दूसरा मेथड हमने एक्चुअली देखा है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाने का। पहला मेथड क्या था? फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से जो हीट निकलती थी उस हीट को यूटिलाइज करना। लेकिन अब हमने क्या किया है? अब हमने पानी से ही इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवाया है। कैसे करवाया है? डैम्स बनवा करके। डैम्स क्या करते हैं? पानी को, नदियों के पानी को हाइट पे स्टोर करते हैं। इस हाइट पे स्टोर करने से क्या होता है? पानी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। अब डैम के नीचे, ठीक है, डैम के नीचे कहीं टरबाइन और जनरेटर का सेटअप लगाया जाता है और बांध में जो बंधा हुआ पानी है उसको रिलीज कर दिया जाता है, फ्लो करवाने दिया जाता है। तो जैसे ही रुका हुआ पानी, बंधा हुआ पानी फ्लो करेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में चेंज। यानी कि अब जो पानी बह के आएगा टरबाइन की ब्लेड्स तक, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कैसी होगी? बहुत ज़्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। और यही इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी वाला जो पानी है ये तेज़ी से प्रेशर से क्या करेगा? टरबाइन की ब्लेड्स को स्ट्राइक करेगा, टरबाइन घूमेगा, आर्मेचर कॉइल घूमेगी, जनरेटर काम करेगा और जनरेटर इलेक्ट्रिक करंट बना देगा। तो कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी पानी की, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होने वाली है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई आज के इस सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ और मेथड की, एक और मेथड देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कराने का। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे? हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.